टू पावर सिस्टम। देखो, जैसे एक तो अगर सिंपल, मैंने पहले भी बात करी थी कि एक एक आप एक बात समझो, मैं समझ लो कि पावर सिस्टम की पहली क्लास है, ठीक है। बीच में से फॉल्ट एनालिसिस मैंने इसलिए उठा लिया था क्योंकि वो थोड़ा सा एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब आप ये समझो कि पावर सिस्टम की पहली क्लास, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो पावर सिस्टम, अब यहाँ पे इस सब्जेक्ट को अपन दो पार्ट्स में बांटेंगे, लाइक कि पार्ट वन एंड पार्ट। पावर सिस्टम को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं अपन, पार्ट वन एंड पार्ट टू, ठीक है। अब ये जो पार्ट वन है, इसमें बेसिकली कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे? आपका आएगा जनरेशन, ठीक है, लाइक कि जिसमें अपन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जनरेशन एंड इकोनॉमिक्स, जनरेशन एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स मतलब लाइक कि पैसे कैसे बचाने हैं, बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम द पावर प्लांट, ठीक है। मतलब वहाँ से आपको एक तरीके से उसको अर्न भी करके देना है, तो लाइक वो सारी चीज़ें कैसे। दूसरा, देखो अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक इसमें भी है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। मैं चैप्टर का नाम डाल, एक बार पूरा सिस्टम समझो आप क्या है कैसे है, फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो जो पहला चैप्टर था जिसके बारे में आपने बेसिकली पढ़ लिया है, दैट इज फॉल्ट एनालिसिस, ओके। इसमें अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें, जैसे जनरेशन एंड इकोनॉमिक्स, लाइक कि देखो ये पार्ट वन वो है जो हमें बेसिकली दिखता है, दिखता है इन द सेंस लाइक कि चीज़ें हमें प्रैक्टिकली विजिबल हैं। और पार्ट टू वो पार्ट है जिसमें हम चीज़ों को लाइक कि क्या करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश। जैसे आप ये समझो किसी बस बार पे गए आप, तो बस बार पे आप गए हो, उसके आसपास हो, तो उस पे कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, या फिर किसी सब स्टेशन पे गए आप, सब स्टेशन पे, या फिर किसी पावर प्लांट या जनरेटिंग स्टेशन पे गए, तो उसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, क्या क्या काम है, इंसुलेशन कैसे दे रहा है, पावर कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, ये सारा अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, जो चीज़ हमें दिख रही है, इसमें पढ़ेंगे पार्ट वन में। बट उसका मान लीजिए वोल्टेज, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं क्या? वोल्टेज, करंट, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं? नहीं। तो इनके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और वो कैलकुलेशन वाला पार्ट कौन सा है? पार्ट टू। अब मेरी बात समझ में आएगी पावर सिस्टम को दो अलग पार्ट्स में क्यों बांटा गया है? मतलब जो दिखता है वो पार्ट वन में, जिसका हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो किस में? पार्ट टू में। लेआउट समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो जनरेशन एंड इकोनॉमिक्स, देन आपका आता है क्या? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ना अपने आप में बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में बेसिकली बहुत ज़्यादा वाइड है। जैसे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आर एल सी,
अच्छा, अगर किसी को लग रहा हो कि सर मतलब पावर सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है, सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, मार्क्स कितने आते हैं? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कल पेपर हुआ था एई का और उसमें 40 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 80। तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है मुझे, ठीक है? 80 टेक्निकल में से 40 क्वेश्चन आए थे पावर सिस्टम के। ऑब्वियस सी बात है, हमेशा नहीं आएगा, बट हम इस बात को भी मतलब कि लाइक ये ऑब्वियस मतलब इम्पोर्टेंस समझो बस, सब कुछ छोड़ो। 80 में से 40, बहुत बड़ी बात है। सर यही पढ़ लेते हैं, नहीं क्या पता अगली बार मशीन से 40 आ जाए, मशीन पावर सिस्टम पढ़ लेते हैं, नेटवर्क से 40 आ जाए, फिर पूरा पढ़ो उतनी शिद्दत के साथ। तो आर एल सी, इसके अलावा क्या है आपका, इसमें अपन पढ़ेंगे आर एल सी इनके बारे में। देन उसके बाद इसमें एक चीज़ और आती है, वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर फैक्टर करेक्शन। वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर फैक्टर करेक्शन। वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर फैक्टर करेक्शन। अच्छा, अभी मैं सबका स्कोर नहीं पूछूंगा, बस मुझे इतना बता दो कि जितने लोग हो अभी क्लास लगा रहे हो, क्या किसी का स्कोर 45 प्लस है कल वाले पेपर में? 12 में डाउट है, तो डाउट वाले मतलब ये 55 आप आंसर की बिहाफ पे बता रहे हो या फिर वैसे ही? अच्छा, एक दो, ओके, आंसर के हिसाब से हाँ, मतलब एक दो में डाउट है, एक वो एफ एंड एफ स्क्वायर वाला है, उसमें भी मार्क्स ऐड होने के चांसेस हैं। और कौन सा था, एक और है, ठीक है। हुँ। हाँ, वो इंडक्टिव प्रीडोमिनेंट करेगा। उसमें क्या कुछ और दिया था क्या? हाँ, अब इस बात को तो लेके कन्फ्यूज़न है कि लाइक अब वो सीरीज़ है पैरेलल, बट ये है कि नॉर्मली अगर नहीं दिया होता है तो अपन सीरीज़ कंसीडर करते हैं, तो उसके बिहाफ़ पे तो इंडक्टिव ही होना चाहिए। नॉर्मली जो अक्सर देखा गया क्वेश्चन्स में ना। बट हाँ, ये बात तो सही है कि लाइक अब वो पैरेलल में होगा तो आंसर जस्ट कैपेसिटी हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। खैर, चलो ठीक है। तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, आरएलसी, वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर फैक्टर करेक्शन। इसके अलावा और अपन इसी में पढ़ेंगे किसके बारे में, अंडरग्राउंड केबल, जो केबल होता है ना, आप सोचो ना, मतलब वो बात अलग है, मैं चैप्टर अलग अलग ले लूँगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन का ही टाइप है ना केबल तो, जैसे नो डिस्ट्रीब्यूट ही तो करते हैं पावर को विद द ग्राउंड। तो अंडरग्राउंड केबल हो गया, या फिर ओवरहेड लाइन इंसुलेटर हो गया। इसके अलावा और क्या होता है बताओ? इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे, कोरोना के बारे में पढ़ेंगे, बट इंसानों के बारे में नहीं, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। कोरोना इन ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। और इसके अलावा इसी में अपन देख लेंगे एचबीडीसी के बारे में भी, ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे हैं तो उसी में भी देख लेंगे। और एट लास्ट अपन देख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सारा मैं किसके अंडर में बात कर रहा हूँ मैं?
ये सारा मैं किसके अंडर में बात कर रहा हूँ? ये सारे चैप्टर्स के लिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारे टॉपिक्स आ जाएँगे। नो डाउट मैं चैप्टर अलग-अलग लेने वाला हूँ, बट ऐसे समझो आप, ठीक है? खैर, तो ये 2 चैप्टर इधर हुए और तीसरा चैप्टर जो यहाँ पे बेसिकली आता है ना, देखा जाए, तो तीसरा जो चैप्टर होता है ना थ्योरी वाइज़, ये आपका है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन इन पावर सिस्टम हमने कुछ दिन पहले कंप्लीट किया अभी, पढ़ा सब लोगों ने क्लास लगाई है ना? प्रोटेक्शन अभी पावर सिस्टम में कुछ दिन पहले कंप्लीट किया हमने ना, ठीक है? कौन से 2 टॉपिक हो गए हैं? एक आपका प्रोटेक्शन हो रखा है और ये आपका फॉल्ट एनालिसिस हो रहा है। तो अगर वैसे पूछा जाए कि सर जेईई के एग्ज़ाम में किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक है? तो लाइक कि इसका होता है 80%, 80%, ठीक है? और लाइक कि अगर एई की बात करें तो मतलब 80% एंड 20%, ये किसका बता रहा हूँ मैं? जेईई का बता रहा हूँ। बट अगर एई की बात करूँ लाइक 50% एंड 50%, ठीक है? 50% एंड 50%, डन? तो ये चीज़ें हैं, ये आप इसकी इम्पोर्टेंट ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो देखने क मतलब लाइक ये इतने टॉपिक्स हैं जो हमें पूरे पावर सिस्टम में पढ़ने हैं। इसके अलावा कोई टॉपिक स्किप तो नहीं हो रहा है यार? बता देना एक बार अगर कुछ ऐसा हो रहा हो जो मुझे याद नहीं आ रहा हो। एनीवन? तो टैरिफ को भी अपन यहाँ पे डाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में डाल सकते हैं ना, ठीक है? यहीं पे डाल देते हैं टैरिफ। सब में एक-एक करके थोड़ा समझते हैं कि लाइक कि हम किसके बारे में क्या-क्या पढ़ेंगे। जनरेशन में क्या पढ़ेंगे बताओ ज़रा? जनरेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले आप लेआउट समझो पूरा। जनरेशन में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? पूरा पावर प्लांट के बारे में, लाइक कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। कौन-कौन से पावर प्लांट होते हैं हमारे पास? कौन-कौन से पावर प्लांट होते हैं हमारे पास? हाइड्रो, न्यूक्लियर, थर्मल और लाइक कि जियोथर्मल, कन्वेंशनल मतलब हाँ, ठीक है। तो सारा क्लासिफ़िकेशन देखेंगे, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल वो सारी चीज़ें। लाइक कि जस्ट यहाँ पे समझो मोटा-मोटा, लाइक इसमें हम अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? जनरेशन में अबाउट थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्यों? क्योंकि यही तीनों मेन हैं। यही 3 बेसिकली मेन है आपके, जो लाइक इनके बारे में स्ट्रक्चर पूरा पढ़ेंगे और इसके अलावा अभी तो फिलहाल रिन्यूएबल से भी काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस करी जा रही है। कितना किससे किया जा रहा है वो सारी चीज़ें देखेंगे। एंड इकोनॉमिक्स में क्या है? इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि लाइक कि हमें एक जो बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लाइक कि वो जो पावर प्लांट वाली जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है या फिर जिसने एस्टेब्लिश करा हुआ है या फिर जो गवर्नमेंट है, उसको बेनिफिट होने चाहिए कंज्यूमर से। तो उस चीज़ कैसे-कैसे, क्या-क्या टर्म्स मैटर करेंगे, जैसे लोड फैक्टर होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें इकोनॉमिक्स में। ओके, सेकंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी रिलीज़ हुई और यहाँ पे पहुँचने के बीच में क्या पूरा एक तरीके से ये तो जनरेशन कहाँ से हुआ? जनरेटिंग स्टेशन से। अब यहाँ से जनरेट हो कर के फिर यहाँ पे लोड कंज्यूमर ये आप बैठे हो यहाँ पे, तो आपके आस-पास इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने के लिए ये जो पूरा रास्ते का जो सिस्टम है, वो किसमें आ जाएगा? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। अब एक बार इमेजिन करो सबसे पहले लाइक कि वो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ एलिमेंट लाइक कि वो प्रॉपर्टी शो करेंगे। कौन-कौन से प्रॉपर्टी? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड कंडक्टेंस। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि पिक्चर में आएँगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे। अब एक सिंपल वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? बोलो यार। एक सिंपल सा वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस होगा। तो इसी तरीके से अब एक सिंपल सा वायर क्या ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें आर भी होगा, एल भी होगा, सी भी होगा, जी भी होगा, कैसे होगा वो सारी बातें देखेंगे। ओके, उसके बाद अब आप वोल्टेज दे रहे हो, जितना आप क्या चाहोगे? जितना वोल्टेज सेंडिंग इन पे दिया जाए उतना ही वोल्टेज कहाँ पहुँचे? बोलो यार। जितना वोल्टेज सेंडिंग इन पे दिया जाए उतना ही वोल्टेज कहाँ पे पहुँचे? रिसीविंग एंड पे। तो अब सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पे अगर आप भेजना चाह रहे हो, तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो उस वोल्टेज को
बेसिकली डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो उन फैक्टर्स को हम कैसे इम्प्रूव करते हैं? एक्चुअली जो वोल्टेज होता है ना वो बेसिकली डायरेक्ट रिलेशन में होता है किसके साथ? रिएक्टिव पावर के साथ। तो अगर रिएक्टिव पावर इम्प्रूवमेंट करते हैं, मतलब पावर फैक्टर सही करते हैं, तो होता क्या है, हमारा जो वोल्टेज प्रोफाइल है वो थोड़ा सा सही हो जाता है। तो समझ में आ रहा है? क्या आप चाहोगे कि लाइक कि रिसीविंग और सेंडिंग इन वोल्टेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो? बोलो यस या नो? अच्छा चलो हो, लाइक कि ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए? वोल्टेज शुड बी हाई, मतलब वोल्टेज अगर हो रहा है तो लाइक कम या ज़्यादा क्या हो जाए? अगर मैं बोल रहा हूँ कि वोल्टेज, चलो ऑप्शन है, लाइक कि मैं बोल रहा हूँ कि ये 100 है यहाँ पे, आइडियली तो मैं चाहूँगा 100 हो, बट अगर ये बोला जाए कि लाइक कि अगर ये, चलो ये तो अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्रैक्टिकली 100 से ज़्यादा होना चाहिए या 100 से कम होना चाहिए? होना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा होगा। मुझे क्या एक्सेप्टेबल है? 100 प्लस या 100 माइनस? कम, ज़्यादा? एक्चुअली याद रखना, देखो एक्सेप्टेबल तो लाइक कि सिंपल समझ लो कि क्या है, 100 प्लस माइनस 5%, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? या फिर इंडिया की बात करें तो 6%, क्योंकि वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होता है ना, दैट इज प्लस माइनस 6%। मतलब अगर आपने यहाँ पे 100 दिया हुआ है, अगर आपने यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आइडियली कितना पहुँचना चाहिए था? 100। बट बट प्रैक्टिकली कितना हो सकता है? या तो 106 या तो 94। ना तो 94 से नीचे जाना चाहिए, ना तो 106 से ऊपर जाना चाहिए। हमें दोनों से प्रॉब्लम है। तो समझ में आया? हमें दोनों से प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हाई वोल्टेज से क्या प्रॉब्लम, मतलब कि वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? वोल्टेज कम हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? वो सारी बातें अभी अपन डिस्कस करेंगे। डन? ठीक है? फिलहाल तो ये हमारा था दूसरा पॉइंट। ये हमारा था दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट एलिमेंट्स आ जाएंगे, दूसरे पॉइंट्स में लगी वोल्टेज प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। अब वही पावर अपन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसफर करें या फिर अंडरग्राउंड से करें। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एंड इंसुलेटर लिखता हूं मैं, इंसुलेटर। तो देखो यार, अगर मैं केबल की बात करूं, अंडरग्राउंड केबल की बात करूं या ओवरहेड अंडर अंडरग्राउंड केबल की बात करूं या फिर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं, तो अंडरग्राउंड केबल और ट्रांसमिशन लाइन में, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में क्या डिफरेंस है? एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडरग्राउंड केबल एंड ओवरहेड लाइंस? कैपेसिटी। देखो मतलब पहली बात तो, जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसके ऊपर क्या लगा होता है? बहुत सारी लेयर्स लगी होती हैं। देखिए सबसे पहले तो इंसुलेशन होता है, ठीक है? मेन इंसुलेशन होता है और इंसुलेशन को बचाने के लिए सारी चीजें लगी होती हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होता है, क्या उसके ऊपर लेयर लगा होता है क्या? ओवरहेड ट्रांसमिशन उसमें अगर नहीं लगा है तो लाइक कि अर्थ वाले में क्यों लग रहा है फिर? अंडरग्राउंड वाले में क्यों लग रहा है? और यहाँ लग रहा है तो वहां क्यों नहीं लग रहा है? सिंपल सी बात है यार। अब सिंपल सी बात है, अगर ओवरहेड है तो क्या उस वायर का करंट अर्थ में जा सकता है क्या? जा सकता था, अगर हमने पोल में क्या ना लगाया होता? इंसुलेटर। जा सकता था अगर हमने पोल में क्या नहीं लगाया होता? इंसुलेटर। क्योंकि जो पोल्स होते हैं वो तो बेसिकली कंडक्टिंग मटेरियल के ही बने होते हैं ना।
ठीक है, वो तो कंडक्टिंग मटेरियल के ही बने होते हैं। डन। खैर, तो ये आपका और अंडरग्राउंड केबल की बात करें, अब हम कभी नहीं चाहेंगे कि कंडक्टर का जो करंट है वो अर्थ में से जाए। अब अब कंडक्टर ही डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में आ गया, तो करंट तो फ्लो होएगा अर्थ में। तो उससे बचने के लिए अपन को क्या लगाना पड़ता है? इंसुलेशन, ताकि वो अर्थ को और कंडक्टर को क्या कर सके? सेपरेट कर सके। कहाँ की बातें कर रहा हूँ मैं? अंडरग्राउंड केबल की या ओवरहेड लाइन की? अंडरग्राउंड केबल की। ठीक है? ओके। देन अगर मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करूँ, तो देखो यार, मतलब कभी बहुत रेयर देखने को मिलेगा आप लोगों को, जब 100 केबी से भी ज़्यादा वोल्टेज पे कोई ट्रांसमिशन लाइन हो, जब आप उसे रात में देखोगे ना, तो होता क्या है, एक ब्लू कलर की एक लाइट सी निकल रही होती है, ब्लू कलर में, ठीक है? और एक थोड़ा-सा साउंड भी आ रहा होता है, हिसिंग टाइप का साउंड भी आ रहा होता है। तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन अराइज़ हो रही हों, समझ जाओ कि वहाँ पे उस कंडक्टर के आस-पास के जो एयर पार्टिकल्स हैं ना, उनका क्या हो रहा है? आयोनाइज़ेशन हो रहा है। वो कंडक्टर के आस-पास का एयर का क्या हो रहा होगा? एयर पार्टिकल्स का क्या हो रहा होगा? आयोनाइज़ेशन हो रहा होगा। तो उस एयर पार्टिकल के आयोनाइज़ेशन की वजह से जो एक लाइट और साउंड क्रिएट होता है ना, उसी इफ़ेक्ट को बेसिकली क्या बोलते हैं? कोरोना इफ़ेक्ट। तो समझ में आया? थोड़ा बहुत, लाइक अभी मैं बहुत लेम लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही लेम लैंग्वेज में, लाइक एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसने ना भी करी हो तो भी समझ जाए। बाकी डेफिनिशन वो सारी चीज़ें तो यार डिटेल में ही करेंगे, ठीक है? मैं बेसिकली आपको ना पूरे पावर सिस्टम के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि यार चलो पढ़ना चाह रहे हो तो लाइक कि पढ़ो, पढ़ना तो पढ़ तो लेंगे हम, बट एक बार समझो तो सही, क्योंकि देखो, अभी जैसे मैं कोई और सब्जेक्ट जैसे फॉल्ट एनालिसिस को मैं प्रैक्टिकली विजुअलाइज़ नहीं करा सकता था, समझे हो नहीं? वैसे थोड़ी है कि फॉल्ट एनालिसिस करनी है, अच्छा चलो ठीक है, तुम फॉल्ट कराओ, हम यहाँ पे हाथ से देखते हैं कि कितना ज़्यादा करंट आएगा। वो चीज़ नहीं कर सकते ना हम, ठीक है? तो फिलहाल ये जो है ट्रांसमिशन लाइन, इसमें तो चीज़ें हम देख पा रहे हैं ना, तो उसको अपन उसी बिहाफ़ पे बात करते हैं, फिलहाल। तो एक कोरोना समझ में आया? ताकि जस्ट लेआउट, ओके। उसके बाद फिर क्या है? एचवीडीसी। देखो, एक नॉर्मल वोल्टेज पे ना, जब जैसे कि लो वोल्टेज पे आप ऐसे समझो कि जब लो वोल्टेज होता है, तो उस समय जो आरएलसी कंपोनेंट होते हैं, उनकी वजह से जो आरएलसीजी, दीज आर पॉजिटिव कंपोनेंट्स, लाइक अगर मैं बोलूं द वैल्यू ऑफ आर एंड एल शुड बी मिनिमम और मैक्सिमम, या फिर ऐसे मैं पूछूं कि आर और एल और सी और जी, अब अगर आपके हाथ में हो, तो आप इनको क्या रखना चाहोगे, मिनिमम या मैक्सिमम? जस्ट ये बताओ आप। ऑब्वियस सी बात है, क्या रखना चाहेंगे? मिनिमम। क्या रखना चाहेंगे? मिनिमम। मतलब ए बेसिकली, और एल और सी देखा जाए तो पिक्चर में कब आते हैं? एसी में या डीसी में? एल और सी पिक्चर में कब आते हैं? ऑब्वियस सी बात है, एसी में। तो जब बहुत हाई वोल्टेज पे आप एसी में बात करते हो ना, एसी ट्रांसमिशन लाइन में, तो फिर होता क्या है कि इंडक्टिव और कैपेसिटिव का जो इफेक्ट है ना, वो डोमिनेट करने लग जाता है। तो उस डोमिनेशन की वजह से फिर क्या होता है, सिस्टम में लॉसेज बहुत ज्यादा होने लगते हैं। क्या इंडक्टर और कैपेसिटर हमने लगाया है या फिर बेसिकली पिक्चर में खुद आया है? नहीं लगाया है, वो बेसिकली आया है। कैसे आएगा, वो बातें अभी करेंगे अपन, ढंग से करेंगे ना, तो पिक्चर में आ क्यों रहा है। जैसे अब एक वायर लिया आपने, अब उसमें करंट फ्लो कराया, तो आपने एक्सटर्नली कुछ रेजिस्टेंस लगाया था क्या उसमें? उसमें रेजिस्टेंस ऐड किया था आपने? नहीं, बट वो
मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो रेजिस्टेंस पिक्चर में आ गया, ठीक है ना? कुछ इसी तरीके से कुछ कंडीशंस हैं, जिस केस में इंडक्टेंस पिक्चर में आ जाएगा या फिर कैपेसिटेंस पिक्चर में आ जाएगा। तो हाँ, काइंड ऑफ, ठीक है? ओके। तो ऐसा नहीं है, कई जगह इनका होना भी लाइक कि सही होता है। खैर, तो एचवीडीसी का क्या सीन है, लाइक मैं क्या बोल रहा था कि ये जो एसी है, इसमें जब अपन बहुत हाई वोल्टेज पे जाते हैं ना, तो ड्यू टू इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लॉसेस कुछ ज़्यादा ही होने लगते हैं। फिर हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि यार, अगर एसी ना होता, अब इन एल और सी, ये एल और सी पिक्चर में ज़्यादा तब आते हैं जब वोल्टेज लाइक कि ज़्यादा होने लगता है, ठीक है ना? ज़्यादा वोल्टेज पे। तो अब इस सिचुएशन में हमें लगता है, हमें फिर क्या होता है कि काम करते हैं, हमारा जनरेशन तो एसी में है, लेकिन मतलब आप ऐसे समझो, एल और सी की वजह से लॉसेज हो रहे हैं। अब इसको गायब करना है। अब एल और सी कोई एलिमेंट तो है नहीं कि आप उसे क्या कर दोगे, गायब कर दोगे। बट इन पैरेलल में हमें ये भी पता है कि ये पिक्चर में तभी आते हैं जब सप्लाई क्या होता है, एसी, ठीक है ना? डीसी कर लेते हैं। डीसी में ये प्रॉब्लम आएगी क्या? एल और सी की वजह से लॉसेज होने वाला है क्या? डीसी में ये नहीं होने वाला है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमने जनरेट क्या कराया है? एसी कराया है। अब एसी को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डीसी में। एसी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डीसी में। फिर हम कराएँगे ट्रांसमिट। फिर जब आप रिसीविंग एंड पे पहुँचोगे, तो फिर आपको लगेगा कि यार, हमारे घरों में तो एसी सप्लाई है। तो फिर से डीसी को क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एसी में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एसी ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे थे, तो हमें एल और सी की वज़ह से लॉसेस देखने को मिल रहा था। बट डीसी यूज़ कर रहे हैं, तो लॉसेस तो कम हो गए, बट वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गया किसका? कन्वर्टर का। एसी को डीसी में, फिर जाकर के डीसी को एसी में। समझ में आया नहीं? तो अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में हम बेसिकली प्रैक्टिकली हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, तो अब आप ही बताओ, एसी कब ज़्यादा एडवांटेज है? एसी एडवांटेज कब है? लो डिस्टेंस पे या हाई डिस्टेंस पे? लो डिस्टेंस पे, ठीक है? लो डिस्टेंस पे, तो एक्चुअली ये ऐसा होता है कुछ, ये कुछ ऐसा होता है। ये जो एसी है ना, ये क्या है आपका? एचवीएसी, और ये आपका एचवीडीसी। मतलब क्या हुआ? और ये डिस्टेंस कितना है? लगभग 400 किलोमीटर। अब किसी के दिमाग में आ रहा, सर, 1 किलोमीटर से इसका क्या लेना-देना? लाइक कि लॉसेज का क्या लेना-देना? एक बात बताओ, जितना ज़्यादा लेंथ होगा, उतना ज़्यादा कैपेसिटर पिक्चर में आएगा। येस या नो? और कैपेसिटर में पिक्चर जो कैपेसिटेंस जो आता है, जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा, मतलब आप ऐसे समझो, सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अभी ये पिक्चर कल मतलब इसमें एक क्वेश्चन बेसिकली कल एग्ज़ाम में भी आया था। वहाँ पे सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल था और एक्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा सी, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एल, एक्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। उन्होंने बोला था कि 1500 है 50 50 किलोमीटर के लिए, तो बताओ 100 100 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? लाइक कुछ ऐसे ही था, ठीक है? तो लाइक कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, तो रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, सॉरी, घट जाएगा, और डिस्टेंस कम हो रहा है तो रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। ये सारी बातें अपन डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप इस बात को समझो कि अगर डिस्टेंस कम है, तो कौन-सा बेटर ऑप्शन है? एसी या एचबीएसी या एचबीडीसी? एचबीएसी। और अगर वोल्टेज ज़्यादा है, कौन-सा बेटर ऑप्शन है? एचवीडीसी। ये किसका ग्राफ है? कॉस्ट का। तो ये बेसिकली 400 किलोमीटर, तो मतलब जस्ट आप ये समझो, समझ में आया नहीं? एसी और डीसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्यों आता है पिक्चर में? एचवीएसी, एचवीडीसी, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फीडर क्या होता है, सर्विस लाइन, सर्विस मेन्स क्या होता है, उसका डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या होता है, वो सारी चीज़ें अपन कहाँ पढ़ेंगे? मतलब हमारे घरों के आस-पास जो भी वायर हमें दिख रही होती है, वो सारा
क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट होता है। हमारी बात समझ में? ख़ैर हमारे आस-पास नहीं बोल सकते, फिलहाल यहाँ पे जो हमीरपुर है, तो हमीरपुर के आस-पास तो लाइक डिस्ट्रीब्यूशन भी है और सब ट्रांसमिशन लाइन भी है। बट नॉर्मली अगर आपके पास घरों के आस-पास सब ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं है, नॉर्मली हमें जो वायर दिख रही होती है, वो किसका होता है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हो रखा है। ठीक है? और उसके बाद बात करें अगर टैरिफ की, तो टैरिफ क्या होता है? अगर आपके घरों में जो जैसे आपके घरों पे जो बिजली का रेट है मतलब वो अलग होता है। कोई एक जैसे कॉमर्शियल है, जैसे मुझे जो पे करना पड़ता है यहाँ पे लाइक तो वो थोड़ा-सा उसका मतलब मुझे रिलेटिवली ज़्यादा क्यों? कॉमर्शियल के हिसाब से चल रहा होता है। इसी तरह कोई इंडस्ट्रियल होता है तो उनको थोड़ा-सा अलग रेट के हिसाब से बिजली मतलब बिल पे करना होता है। तो ये जो अलग-अलग लोगों के लिए जो सिंचाई है, तो उसके किसानों को बहुत कम रेट में बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये अलग-अलग लोगों के लिए जो अलग-अलग रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना होता है, दैट इज़ नोन एज़ टैरिफ। समझ में आया यार? ठीक है? और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की, तो लाइक कि इसके बारे में तो पूरा इन्फॉर्मेशन ही दे रखा है कि लाइक कि सब कुछ करा लोगे, बट आए दिन अगर लोगों को झटके लगते रहेंगे, तो क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा? तो ऑब्वियसली आंसर इज़ नो। लाइक कि जितना इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? प्रोटेक्शन, ठीक है? प्रोटेक्शन लाइक कि फिर वही है सर्किट ब्रेकर, रिले, थायरिस्टर वो सारी चीज़ें, तो उनके बारे में हमने ये चैप्टर बेसिकली हमने ये तो कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। अगर उसके बाद फॉल्ट एनालिसिस की बात करें तो लाइक कि अगर सिस्टम में फॉल्ट आया तो कैसे होगा? क्या-क्या पॉसिबिलिटी होगी? कौन-कौन से फॉल्ट होते हैं? वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। एलजी फॉल्ट, डबल एलजी फॉल्ट, ट्रिपल एलजी जो भी था। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी देखो, ये जो फॉल्ट एनालिसिस है ना, ये अपन करते हैं नॉर्मली किसका-किसका करते थे? याद करो फॉल्ट किसमें-किसमें होने के चांसेस थे? बताओ। फॉल्ट एनालिसिस में फॉल्ट होने के चांसेस कहाँ-कहाँ थे? जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर, ठीक है? ये जो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, ये कहाँ पे आती है? तो आंसर इज़ जनरेटर। कहाँ पे आती है? जनरेटर में। डन। और ये लोड फ्लो स्टडी हर एक बस पे आपको वोल्टेज, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर वो सारी चीज़ें पता हों, तो लाइक आप ऐसे समझो कि हर एक बस पे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज एंड पावर एंगल ये सारी चीज़ें पता करने के लिए अपन ये चैप्टर करते हैं या फिर शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग के लिए, सिस्टम प्लानिंग के लिए, लोड फ्लो स्टडी जैसे होता है ना कि लाइक कि अभी मान लो एक कोई फेस्टिवल आया, लाइक यहाँ पे तो चलो नहीं सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे दुर्गा पूजा होता है। तो लाइक अब वो दुर्ग उस लास्ट ईयर दुर्गा पूजा पे कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई थी, तब जाकर के फुल सारे लोगों का डिमांड कंप्लीट हुआ था। जब नेक्स्ट ईयर दुर्गा पूजा आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो लास्ट ईयर का रिकॉर्ड उनको देखना पड़ेगा। सारी बात समझ में? नहीं तो उनको कैसे आइडिया लगेगा कि कितना यूज़ हुआ था, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिस्टम प्लानिंग। और कल कल कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है या फिर दिन में या फिर सुबह कितना जनरेट करना है, इसको बोलते हैं सिस्टम शेड्यूलिंग। वो सारी चीज़ें बेसिकली कहाँ से करते हो आप? लोड फ्लो स्टडी से। और जो जनरेशन की कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा ना आए, पैसे भी फ्यूल की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा ना आए। अब फ्यूल की कॉस्टिंग किस में आती है बताओगे? कौन-कौन से पावर प्लांट में फ्यूल की कॉस्ट मैटर करता है? कौन-कौन से पावर प्लांट के लिए फ्यूल कॉस्ट मैटर करता है? थर्मल और न्यूक्लियर, थर्मल और न्यूक्लियर। तो इन दोनों पावर प्लांट के लिए इनके फ्यूल कॉस्ट को मिनिमाइज़ कैसे करना है, इसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। तो ये बेसिकली आपका पूरा पावर सिस्टम का सिलेबस है, जिसके बारे में हम एक-एक करके पढ़ेंगे। काफ़ी वाइड है, ये भी याद रखना, पावर सिस्टम काफ़ी वाइड है, ठीक है? बट ये है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है लाइक अगर आपका इंटरेस्ट मतलब लाइक जिस हिसाब से चीज़ें बताई जाएँगी और आई होप कि ये आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, लाइक कि
हर एक चीज़ प्रैक्टिकल है, तो डायग्राम भी दिखाना है मैंने और चीज़ों को उसी वे में एक्सप्लेन भी करना है। लाइक अगर आप क्लासेस मिस नहीं करोगे, तो ये सब्जेक्ट आपको बार-बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद बस नोट्स देख लोगे, दैट इज़ मोर दैन सफिशिएंट।